बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना, धर्म मनुष्य के लिए बना है। आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम यहाँ सिर्फ सच दिखाते हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव अभी करीब 1 साल के वक्त बचा हुआ है, लेकिन सियासी दल अभी से इसके लिए दांव चलना शुरू कर दिए हैं। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जातिगत जनगणना कराने की मांग की, तो अब खबर है कि सरकार जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है। दरअसल बीजेपी ने अपने 2 एजेंडा को तो पूरा कर लिया, जो कोर एजेंडा थे उनके। अब बारी है तीसरे एजेंडा की, यानी राम मंदिर निर्माण और धारा 370 को खत्म करने के बाद अब सुई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिक गई है। अब उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। सबसे पहले आपको इस मामले में क्या अपडेट है वो बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं। खबर है कि कॉमन सिविल कोड पर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार जल्दी ही फैसला ले सकती है। ये सरकार की बातचीत चल रही है। यूसीसी को लेकर सोमवार को सरकार की एक पहली बड़ी बैठक हुई थी। इससे पहले जो 22nd लॉ कमीशन है उसने भी इस पर चर्चा की है। तो गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, कॉमन सिविल कोड को लेकर। इस बैठक में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से राय ली गई कि क्या कानूनी राय हो सकती है, वो सॉलिसिटर जनरल से ली गई है। सरकार की बैठक से पहले आरएसएस यानी संघ और बीजेपी नेताओं की भी बैठक हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा साहब यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल थे। सरकार, कहा जा रहा है कि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में विधेयक ला सकती है। ये चर्चा हो रही है कि विधेयक ला सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता, इसे लागू होने के बाद भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। सभी के लिए एक ही कानून लागू होगा। अब जाहिर है कि इसे लागू कराने के पीछे अपना तर्क भी होगा और विरोध के पीछे भी अपना तर्क होगा। तो एक बार समझ लेते हैं कि इस पक्ष और विपक्ष के बीच में तर्क क्या है। विरोध करने के पीछे तर्क क्या है कि धार्मिक मान्यताओं का अधिकार छिन जाएगा। ये बड़ी चिंता लोगों की है जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो धर्म की बात है, हर धर्म की रीति रिवाज अलग होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, उनको माना नहीं जा सकेगा। खासतौर से शादी ब्याह का जो मसला है उसको लेकर, तलाक को लेकर। मुस्लिम समाज इसे धार्मिक मामलों में दखल मानता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबसे बड़ा जो विरोध है वो ये है कि वो उसे धार्मिक मामलों में विरोध अपना दखल मानता है। अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है लागू करने के लिए कि अलग अलग कानून होते हैं तो ज़्यादा बोझ पड़ता है। कई साल तक मामले जो है लंबित पड़े रहते हैं। यदि एक ही कानून होगा तो मसले जल्दी होंगे। इससे लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटारा होगा। जो जेंडर की प्रॉब्लम है उसका भी निपटारा हो सकेगा, क्योंकि खास तौर से ये मसले विवाह से जुड़े हुए मसले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश में पिछले काफी समय से विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग तर्क भी दे रहे हैं। आदिवासी समाज भी लगातार यूसीसी का विरोध करता आया। आदिवासी संगठनों ने यूसीसी को देश में लागू ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया हुआ। तो आपको बताते हैं कि आदिवासी समाज यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में क्या क्या कारण गिनाता है। केवल मुसलमान ही नहीं, इस्लाम ही नहीं, जो आदिवासी हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है इस मसले को लेकर, यूसीसी को लेकर। देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासियों के अपने अलग निजी कानून हैं। उनके भी बहुत सारे अलग अलग कानून हैं आदिवासियों के। ये नहीं है कि एक ही कानून है, अलग अलग आदिवासियों के गुट के अलग अलग कानून हैं। तो उन लोगों ने पिटीशन कर रखी है। रीति रिवाजों, संस्कृति, विरासत और धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करेगा, ऐसा आदिवासियों का कहना है कि जो उनके रीति रिवाज है, संस्कृति है, विरासत, उसका भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है। यानी इस समय देश में अलग अलग मामलों के लिए, खासतौर से धर्म को लेकर कानून तो है, लेकिन उसमें धर्म का एंगल आ जाने के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड का भी प्रावधान है। तो पहले बताते हैं कि आज देश में कितने तरह के कानून चल रहे हैं पर्सनल मसलों को लेकर। इस्लाम में शरिया कानून एक्ट 1937 लागू होता है, जिसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955,
जिसमें सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल है, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट कहा जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो 1956 में बना है, इसमें भी सभी लोग शामिल हैं। इस्लाम, मुसलमान और ईसाई उसमें शामिल नहीं है। हिंदू एडॉप्शन एक्ट जो है एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है 1956 का, ये भी चालू है, इससे भी सारे फैसले किए जाते हैं। और हिंदू उत्तराधिकार कानून, ये भी एक महत्वपूर्ण कानून है, जिससे संपत्ति के बंटवारे को लेकर और उत्तराधिकारों को लेकर चर्चा होती है। और भारतीय क्रिश्चियन विवाह कानून है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इस विवाह कानून के तहत अपना काम करती है। और पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट भी अलग से बना हुआ है 1936 का, तो ये अलग कम्युनिटी है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की ज़रूरत की बात कर चुका है। लगातार चर्चा होती है, बहुत सारे राजनीतिक दल इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं। विरोध करने वाले मानते हैं कि इससे उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिल सकता है, लेकिन जो सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं उनका कहना है कि सब जगह एक ही कानून लागू होगा, देश के सभी लोगों के लिए एक ही तरह का कानून लागू होना चाहिए। हालांकि सीआरपीसी और आईपीसी तो हमारे पास एक ही है, संविधान एक ही है, लेकिन निजी जो मामले हैं, खासतौर से विवाह का, तलाक का और संपत्ति के बंटवारों का, उत्तराधिकार का, उन सारे मसलों पर भी यदि एक ही कानून बनेगा तो जो महिलाओं को लेकर खासतौर से कहा जाता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है अलग अलग कानून से, अलग अलग धर्मों के कानून से, उससे एक निपटारा हो पाएगा, उस संकट से मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन बड़ा मसला है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा थे, उसके जो 3 बिंदु थे, राम मंदिर निर्माण का और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का, उसमें से 2 एजेंडा को पूरा कर लिया है मोदी सरकार ने। राम मंदिर निर्माण का काम अयोध्या में चल रहा है और दूसरा 370 को हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। तो अब तीसरा मसला है सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इसके अलावा एक चर्चा ये भी हो रही है कि अभी जब विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना की बात कर रही हैं तो जातीय जनगणना का जवाब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक देश एक कानून होना चाहिए, यानी एक देश एक विधान। क्या जातिगत जनगणना का काट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विद्वत विनीत गोयनका साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, बहुत ही विद्वान लोगों में से हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे साहब और संविधान विशेषज्ञ शम्स ख्वाजा साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शम्स ख्वाजा साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। अश्वनी दुबे साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, आपको तकलीफ देना चाहता हूं कि थोड़ा समझाइए क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस देश में। पहले ही इतने सारे कानून आपने, वकील साहब ने बना रखे हैं। लेकिन कुछ फर्क, मैं तो संविधान जब भारत में विधि के शासन की बात करता है, विधि के शासन की स्थापना की बात करता है, जब आपराधिक मामलों में सभी समुदायों के लिए एक कानून का पालन होता है जी, तो सिविल मामलों में सभी के अलग कानून क्यों? भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 जब भेदभाव नहीं करता है, मूल भावना संविधान की मूल भेदभाव नहीं करती है, तो फिर धर्म के आधार पर इतने सारे विषमताएं क्यों? ये तो हो गया संवैधानिक। अब दूसरी तरफ से हम आते हैं, इसका क्या मूल रूप पर प्रभाव पड़ेगा? गोद लेने की व्यवस्था, समाज में सबसे पहले एक रूपता लाने में मदद मिलेगी। विवाह, तलाक, महिलाओं को उचित भरण पोषण और संविधान के अनुच्छेद 44 में जो नागरिक संहिता को मूल रूप से वर्णित किया गया है और इनको स्टेट्स के विजडम पर छोड़ा गया, वो इसीलिए छोड़ा गया कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। संविधान में मूल अधिकारों के विधि के शासन की जो अवधारणा विद्यमान है और उसी के बीच लैंगिक असमानता जैसी जो कुरीतियां व्याप्त हैं, वही तो विधि के शासन के अनुसार सभी नागरिकों के लिए एक होनी चाहिए। तभी तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान की मूल भावना, जिसमें प्रस्तावना, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो राइट सही तरीके से फुलफिल हो रहे हैं। दूसरा, दुनिया में अगर हम देखें कि दुनिया में संयुक्त राज्य में, यूनाइटेड किंगडम में, केन्या में, पाकिस्तान में, इटली में, दक्षिण अफ्रीका में, नाइजीरिया में, इन जगहों पर अगर हम देखें, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, बांग्लादेश, मलेशिया, इन देशों में अगर हम देखें तो इन देशों में कॉमन सिविल कोड लागू है। तीसरा, इसी देश का गोवा
भले आप कहिए कि पुर्तगाली की तरफ से चल रहा है, लेकिन आजादी के बाद से इंडिया में वो एक ऐसा पायनियर स्टेट है हमारे देश का, जहां सक्सेसफुली 2 दशक से ज्यादा समय से बड़े अच्छे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है। उसके बियॉन्ड अगर हम चलते हैं, मैं ये कहता हूं कि एक तरफ इस देश में जो इसेंशियल लीगल कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट है वो पास करके कानून बनता है, और एक तरफ कोडिफाइड लॉ जिसको हम कहते हैं, जिसको लिपिबद्ध लॉ की बात करते हैं, और दूसरा कानून जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकला हुआ है। तो दोनों में विषमताओं की अगर बात करें, एक तरफ अगर हम हिंदू महिलाओं की बात करें तो उनके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जिसमें राइट टू रेजिडेंस की बात होती है। उनके पास सेक्शन 125 मेंटेनेंस एक्ट है जिसमें वो अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। उनके पास सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का जो मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी ले सकती है। 24 है मेंटेनेंस पेंडेटिलाइट ले सकती हैं। उसके अलावा आप सक्सेशन एक्ट में भी आ जाइए, इंडियन सक्सेशन एक्ट में आ जाइए, हिंदू सक्सेशन एक्ट में आ जाइए, और बच्चियों को बराबर का अधिकार थे। तो मैं समझता हूं जब देश एक है, संविधान एक है, लोग एक है, तो इतनी एकरूपता के बजाय विषमता क्यों? और इसलिए संविधान के हिसाब से जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। जी, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ शम्स ख्वाजा साहब भी जुड़ गए हैं। ख्वाजा साहब, आप समझाइए, अश्वनी जी ने समझाया कि क्यों ज़रूरत है। आपको लगता है कि इस कानून की बहुत सख्त ज़रूरत है इस देश में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा रखा गया जी, और उसका मतलब ये था कि ये एक मार्गदर्शन आगे के लिए है, किस तरीके से आपको देश को बनाना है, आगे ढालना है जी। उसमें आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जी, यहाँ एंडेवर है, प्रयास करेगा। अब जो लोग कानून को नहीं समझते गहराई से, वो ये समझते हैं कि एक रंग दे दिया गया है और एक ब्रश दे दिया गया है, एक देश, एक संविधान, एक निशान, एक वो। आप एक देश और एक कानून की बात करते हैं, 370 हटाया कॉन्स्टिट्यूशन में आपने, 371 क्यों नहीं हटाया? 371 हर वो चीज़ देता है जो 370 कश्मीर को दे रहा है, 371 जो है वो नॉर्थ ईस्ट को दे रहा है। जी, तो एक संविधान और एक विधान का तो मामला यहाँ बहुत साफ होता है। जी, आपकी नीयत माइनॉरिटीज़ पे टारगेट करके उनको एक सेगमेंटल वैल्यू देके नेगेटिव, दूसरी तरफ से वोट बटोरने की होती है। जी, अगर ये नीयत आपकी नहीं है तो फिर आप समझिए कानून का मतलब क्या है। जी, कानून जो है ख़ास तौर से जो सिविल कानून है जिसमें पर्सनल लॉ उसका हिस्सा है, ये सोशियोलॉजी का एक हिस्सा होता है। समाज के जो रख रखाव होते हैं उसके हिसाब से इसको ढाला जाता है। अब हमारे भारत में इतनी विविधता है, सिर्फ मैं मुसलमान और हिंदू की बात नहीं करूँगा, अलग अलग धर्म के ट्राइबल्स हैं। गोवा के परंपराएं जो हैं वो अलग हैं। अरुणाचल प्रदेश जिसे चाइना हज़म करना चाहता है उसकी फैमिली परंपराएं अलग हैं। मणिपुर मिज़ोरम की अलग हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, ट्राइबल्स की अलग है। गुजरात में एक तबका है हिंदुओं का, राजस्थान में एक तबका है जिनकी परंपराएं बिल्कुल अलग हैं। जी, हमारे समाज में वैष्णवी बरादरी एक है, उनके यहाँ जब इंसान प्राण छोड़ता है तो उसका जिस्म दफनाया जाता है। हमारे समाज में बहुत लोगों का जिस्म जलाया जाता है। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है, लॉ is a function of the sociological context of the communities that are supposed to be governed by it. ठीक, इस चीज़ को जो सोशल लीडरशिप होती है, जिसे आप पॉलिटिकल लीडरशिप भी कह सकते हैं, उसका काम है कि अपनी समाज को प्यार से हका कर लाए, उन्हें समझाए और उन्हें एक कॉमनैलिटी की तरफ कोशिश करे ले जाए। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं कि जी, हमारी जो सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी बात कर लेते हैं। विनीत गोयनका साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब भी हैं। विनीत जी, ये भारत को हमेशा कहा जाता है कि विविधता वाला देश है, और आमतौर पर यह समझाया जाता है कि गुलदस्ते में जितने रंग के फूल हों वो उतना खूबसूरत होता है। तो ये आपने क्यों जिद ठान रखी कि सब कुछ एक ही हो जाए, एक देश, एक विधान, एक चुनाव, एक कानून,
एक रंग, एक रूप, एक ब्रह्म। पार्टी में तो एक ब्रह्म चल सकता है, देश में तो छोड़िए। विजय जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम जी। मैंने बचपन से दो शब्दों के ऊपर बहुत गौर किया और मुझे बड़े अच्छे भी लगे जी। एक शब्द है सेक्युलर, दूसरा इक्वलिटी, धर्मनिरपेक्ष और समानता जी। अब ये धर्मनिरपेक्ष जब सेक्युलर की बात निकलती है तो फिर याद आता कि भारत में एक प्रयत्न करके 42वां संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर अपनी जो प्रस्तावना है संविधान की उसको बदला गया, कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामिल को बदल के लाया गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि आपका धर्म क्या है इससे मैं पूछूंगा नहीं। हिंदुस्तान का जो संसाधन है और विधि है उसके सामने आप और मैं एक जैसे बराबर खड़े रहेंगे, हम दोनों भाई साथ में रहेंगे। कोई नहीं पूछेगा कि आपकी आस्था क्या है, मेरी आस्था क्या है। तो हम दोनों को समान अधिकार होगा हमारे संसाधनों पर भी और विधि के सामने भी। जब विधि के सामने फर्क नहीं होना चाहिए, इसीलिए शायद 42वें संशोधन में ये बात लाई गई कि समानता आएगी, धर्मनिरपेक्षता है। और दूसरा डेमोक्रेसी का मतलब ही समानता था। अब समानता होते समय सरला को एक अधिकार और सलमा को अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। अब एक दुख आपको मैं बताता हूँ। एक बहन थी साहबानो जी, उनको उनके पति ने छोड़ा। अब ये जो वर्बल डाइवर्स जो होता है यानी मौखिक तलाक देने का जो प्रथा है, अब वो उनकी उम्र क्या थी, शायद 70 के ऊपर थी, मुझे ठीक से केस नहीं पता है, आपके दर्शकों को ज्यादा पता होगा। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, लेकिन तत्कालीन सरकारें दबाव में आकर इतनी उम्र दराज औरतों को भी अपने हाल पे छोड़ देती है। तो क्या ये धर्म का ही केवल मामला है कि विधि का भी मामला है कि समानता हो। हमारी जो बहन है उसका हम नाम ना पूछे कि तेरा नाम क्या है, सरला है, सलमा है, सुखविंदर है, सिल्विया है, तो जो सभी अधिकार मिलेंगे जो दूसरी बहन को मिलेंगे। तो एक तो ये जो विवाह, तलाक और गोद लेने की जो प्रक्रिया है। तीसरा, कोई पिता मुंह में आकर दूसरा ब्याह करे और अपने पहले पत्नी से हुए हुए उत्पत्ति जो बच्चे हैं उनको डिसइनहेरिट यानी उनको जो है वो उत्तराधिकार संपत्ति से अधिकार निकाल दे, ये कहाँ तक सही है। हो सकता है कई बार आदमी पथभ्रष्ट हो सकता है, गलती करेगा, तो क्या उनके बच्चों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? तो एक समाज में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। विधि के सामने हम कहते हैं कि सब कुछ समान है, सभी लोग समान होते हैं। जब न्याय देवता के सामने सब लोग समान है तो कहाँ से पक्षपात हो सकता है? तो मुझे लगता है कि लिंग भेद, जात भेद, धर्म भेद, वर्ग भेद, भाषा भेद, ये उपनिवेशिक काल में हमारे जो सो कॉल्ड कॉलोनियल मास्टर थे उन्होंने हमारे सिर पर थोपे। अगर हमने इसका इतिहास अगर हमने पढ़ाई करने की कोशिश की तो ये 1882 में कहीं तो हमारे ऊपर थोपा गया था, क्योंकि उपनिवेशिक जो हमारे साम्राज्यवादी जो हमारे ऊपर ताकतें थे, हमारा उस समय हक नहीं चलता था। ये हमारी गलती है कि पिछले 70-75 सालों में हमने कोशिश नहीं की कि हमारे उसी भाई को, बहन को वो अधिकार दे जो अधिकार आपको और मेरे को है। अब आज भारत में कोई माइनॉरिटी नहीं है। विजय जी, मैं आपको एक व्याख्या बताना चाहता हूँ। माइनॉरिटी होता क्या है कि 100 में अगर 1 या 2% होता है तो उसको माइनॉरिटी बोलेंगे, सही होता है। अगर कोई 100 में 10-12% है तो वो सेकंड मेजोरिटी होता है। तो हमको एक और एजुकेशन हमारे लोगों को करना पड़ेगा कि भाई आपको जानबूझ के फाड़ने की कोशिश की गई, जानबूझ के आपको दूर करने की कोशिश की गई, तो देयर इज माइनॉरिटी का भी डिफिनेशन हमको कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। आज का विषय नहीं है और मैं करूंगा नहीं, लेकिन सेकंड मेजोरिटी है तो जो अधिकार मेजोरिटी का है वो सेकंड मेजोरिटी की जो महिलाएं हैं, दूसरी जो बहुसंख्यक समाज है उसकी महिला को क्यों नहीं मिले? क्यों सलमा बार बार जो है प्रताड़ित की जाएगी, क्यों उसको हम तलाक दें? एक बात। और तीसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पे यानी आस्था, फेथ, ये मेरा विषय होगा। मैं किस तरह से पूजा पाठ करूंगा, मेरे देवी देवताओं का मैं आचरण करूंगा। हो सकता है दुबी जी अलग तरीके से करेंगे, आप दूसरी तरीके से करेंगे, लेकिन विधि के सामने जब हम जाएंगे, न्यायपालिका के सामने जाएंगे, तो आप, मैं, कोई भी मेरा भाई बहन होगा, समान होगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन वो विनीत जी वो सारे कानून तो सब पर लागू हैं, केवल सिविल पर्पजेज की बात हो रही है इसमें। ये इसको आप इस तरह से मत जोड़िए कि सारे कानून अलग अलग हैं, सब देश भर में सभी के लिए इम्पैक्ट करता है। विजय भाई, एक आपको मैं बात बताऊं, आप तो मेरे से मतलब आप पिता तुल्य है। एक आप बताइए, क्या आपको, अगर मैं और अश्विनी आपके 2 पुत्र होते, अश्विनी जी के पास एक क्षमता और मेरे पास में, आपको दुख नहीं होता? आपके मन में दुख तो होता ना कि अश्विनी जी इतने बुद्धिमान कैसे? दोनों बहुत विद्वान लोग हैं, मेरे पुत्र जैसे नहीं है, माफ कीजिएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपने तीनों विद्वान लोगों को सुना। अब आप बताइए मुझे कि क्या धर्म जो है कानून के आगे बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है? देखिए विजय जी, बहुलतावादी समाज की जो है हमारे लिए, भारत के लिए बहुलतावादी समाज ही हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती है। और वैश्विक समाज की बात करें, चाहे अमेरिका या ब्रिटेन की बात जैसी कि अभी चर्चाएं हो रही है, वहाँ की जो सोसाइटी है होमोजेनस सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, और दोनों में एक डिफरेंस है। हम विविध भाषा, विविध धर्म, विविध समुदाय के लोग होकर भी एक भारत और एक मजबूत भारत के साथ अपने जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं, और देश मजबूत है। यहाँ के लोगों की वैचारिक शक्ति
विचारधारा, सोचने की तरीके, बातचीत के अंदाज, खान पान, रहन सहन और व्यक्तिगत जीवन की जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो निश्चित तौर पे अपने समुदाय के अनुरूप है। जैसे आदिवासी समाज की चर्चा आपने भी की और विद्वान वकील साहब ने की। उनकी रीति रिवाज अलग हैं हमारे रीति रिवाज से। हम हिंदू समाज में ही अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, अलग तरह की सोच है, भाषा शैली है, खान पान का तरीका है। उसी तरह व्यक्तिगत जीवन में जब हम वैवाहिक रीति रिवाज की बात करते हैं उसमें भी बहुत सारे कर्म कांड में अंतर है। अभी इस प्रक्रिया से मैं गुजरा हूं तो मुझे लगा कि दिल्ली में जब वो अंतिम संस्कार किसी का होता है, वो एक ही हिंदू समाज में ही तो 20 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, उनके अलग अलग रूप होते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले अलग तरह के कर्मकांड की अपनाते हैं और बिहार वाले अलग तरह के कर्मकांड की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये इतनी विविधता है। दूसरी बात, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है 25 से 28। ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसी बात डिस्कशन और डिबेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी और लोगों ने माना कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को कहीं ना कहीं उस पर थोपने से नहीं मिलेगी जब तक कि हम उनमें स्वतंत्रता उस पर भी नहीं रखेंगे। तीसरी बात, आदिवासियों के बारे में बताई। अब बात आती है कि ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का 44 अनुच्छेद जो है ये निर्देशित करता है कि समान नागरिक कानून संहिता के तहत हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये राज्य की ड्यूटी है, बाध्यकारी नहीं है, पर राज्य को आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ेंगे कैसे? हम डिबेट डिस्कशन करके, बहस करके, आपस में सहमति बनाकर। इसको राजनीतिक हथकंडा का जब चुनाव आए तो चुनाव के पहले एक कमेटी बना दे। आपने देखा जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव से 3 महीने पहले इसमें कमेटी बना के इसको धार्मिक। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप इसके साथ हैं कि विरोध में हैं? बाकी तो पॉलिटिकल चर्चा तो हम कर लेंगे इस पर। देखिए, डिबेट और डिस्कशन हो भारत के संविधान के, ठीक है, ये तो जरूरी है और मेरे ख्याल से कोई भी सरकार उसके बिना तो नहीं जाएगी। नहीं, सरकार कृषि कानून लाई थी ना जी, क्या हाल हुआ? नोटबंदी लाई थी ना, कितने डिबेट डिस्कशन हुए। जीएसटी का क्या हाल हो रहा है? अभी बहुत सारे कानून पास कराते हैं, 26 मिनट में 18 कानून पास हो जाते हैं। विनीत जी, यदि विनीत जी की सरकार जो है, विनीत जी की पार्टी बहस करा ले तो आप तैयार हैं इसके लिए, ऐसा समझ लो? हाँ, इस पर बहस नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। समाज के सभी वर्ग का स्टेक। हाँ, ठीक है, आपकी पार्टी बड़ा नेतृत्व करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली जो ठीक हो, चूंकि इसमें संवैधानिक संशोधन की एक विकट प्रक्रिया होगी, राज्यों को भी सहमति लेनी होगी, लोकसभा और राज्यसभा से भी सहमति होगी। तो इस सारे प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ करें, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, चुनावी बहस का। ठीक है अश्विनी जी, क्या आपको लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है? और दूसरी बात, क्यों इतनी जरूरी, ये जो सारा ज्ञान सरकार के पास होना चाहिए, ये इतनी जरूरी बात क्यों है? सबसे ज्यादा समझदार सरकार ही है। हमारे धर्म के जो गुरु हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, नानी हैं, वो भी तो सब चीजें अपने हिसाब से ठीक ही देखते होंगे ना प्रभु? देखिए, इसमें मैं बताऊं, ये पॉलिटिकल एजेंडा ना होने के बजाय देश की एकता, एकरूपता, देश में समरूपता लाने के लिए जी। 1985 में विजय जी, मैं बहुत पहले, ब्रिटिशर्स के समय की बात नहीं करता, 1985 में शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को बनाए रखेगी जी। अजय जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, भी हैं। अब उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या हुआ, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 44 को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया कि और छोड़ा गया कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लेकर आइएगा क्योंकि कंट्री इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भारत में विभिन्न धर्म, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी भारत के निकले हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियस कम्युनिटीज के बढ़ जाने से ये नहीं हो सकता कि वहां पर जो है लोग नहीं थे वहां, लेकिन उन कंट्रीज ने जो कि पिछड़ी हैं, जो कंट्री इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है भारत जैसी, जो दुनिया में कॉम्पीट नहीं कर रही, वो भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, हम ये किस तरीके से डाइवर्सिटी और रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर आ जाते हैं। अब बड़ी बात आती है, बड़ा क्षोभ होता है जब 371 और 70 को कंपेयर किया जाता है। 371 से क्या आपने अलगाववाद देखा? 371 से क्या आपने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म देखा? 371 से क्या आपने देखा कि वहां पर किस, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता को आप मानते हैं कि नहीं मानते? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को
कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, लेकिन वो प्रोपोगेट करने का है जी। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में जो दिया गया है, विजय जी को पूजा करने का अधिकार, किसी को नमाज पढ़ने का अधिकार, किसी को चर्च जाने का अधिकार, किसी को, उसको एनकरोच नहीं किया जा सकता। लेकिन उस धार्मिक स्वतंत्रता से कानूनी एक रूपता लाने में कहां दिक्कत है, सवाल ये। ठीक है, शम्स साहब, ख्वाजा साहब, क्या दिक्कत है जो दुबे साहब ने सवाल किया? दूसरी बात मैं समझना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत सारी धार्मिक रीतियों पर हमने कानून बनाए हैं। विधवा विवाह को लेकर हमने सोशल रिफॉर्म पर बड़ा काम किया है, सती प्रथा को लेकर बड़ा काम किया है, बाल विवाह को लेकर बड़ा काम किया है। ये सारी कुरीतियाँ थी जो हिंदू धर्म के साथ या हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई थी। या 3 तलाक पर अभी हमने कानून बनाया। तो ये हमेशा आशंका के साथ चलना कि ये सरकार कुछ अच्छा नहीं करेगी, ऐसा क्यों? मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले 2 बहुत अहम बातें अर्ज करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मेरा उनसे कितना ही इख्तिलाफ हो, जी, डिसएग्रीमेंट हो, जी, मगर भाई नरेंद्र मोदी साहब ने कुरान शरीफ की इंटरप्रिटेशन जी, बहुत सही करी जी, और उन्होंने इस्लाम की वो खिदमत करी, वो सेवा करी जो डिकेड्स में कोई आदमी शायद नहीं कर पाया। जी। उन्होंने जो कुरान शरीफ की वर्बेटिम आयतें हैं तलाक के बारे में, जिसको आप लोग 3 तलाक के नाम से जानते हैं, जी, उन आयतों का कुरान शरीफ में जो इंटरप्रिटेशन है वो उन्होंने अंग्रेज़ी में कानून में लाके रख दिया। जी। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रेन में हर डिब्बे में हर बर्थ के सामने एक चेन होती है और उस पे लिखा रहता है अगर इसको खींचा तो इतने रुपए का जुर्माना लगेगा, जी, बगैर वजह के, मगर वो चेन होती है। तो 3 तलाक जो इस्लाम में रखी गई वो उस चेन की तरह से है। ठीक है। और जो मुसलमान समाज ने हिंदुस्तान में चलन इख्तियार किया वो ऐसा चलन इख्तियार किया कि उस चेन को बार बार बिला वजह खींच रहे थे। तो भाई नरेंद्र मोदी साहब ने कुरान शरीफ को पढ़ा और उसकी जो आयतें थीं 3 तलाक के मामले में, बिल्कुल उसके मुताबिक उन्होंने कानून को ढाला। ठीक है। दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। जी। तो यहाँ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज एन एडवोकेट, मैं पक्षपात की बिल्कुल बात वैसे नहीं कर सकता। जी। दूसरी बात मैं आपके सामने बहुत अहम रखना चाहूँगा, वो ये है, आप यानी लोग, जब भाई लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म लॉ इन द कंट्री की बात करते हैं तो याद रखें 3 बड़े कानून हैं। सबसे बड़ा कानून है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे एक कानून है जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC, उसके साथ साथ एक कानून है जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। ये कानून जो है, सिविल प्रोसीजर कोड भी हिंदुस्तान का और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी हिंदुस्तान का, आज तक ये यूनिफॉर्म नहीं है। हर सेक्शन के आगे तकरीबन स्टेट अमेंडमेंट से, बिहार में इस सेक्शन को इस तरह से नहीं, इस तरह से पढ़ा जाएगा, फला स्टेट में ऐसे नहीं, ऐसे होगा। अभी हाल फिलहाल तक दिल्ली में एंटीसिपेटरी बेल थी, उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल थी ही नहीं, उत्तराखंड में नहीं थी। तो जब हमारे क्रिमिनल लॉज तक कंट्री में यूनिफॉर्म नहीं है और सिविल प्रोसीजर कोड भी हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तो aren't we picking the stick from its wrong end when we are beginning and trying to begin with uniform personal laws? पहले हमें अपना क्रिमिनल कोड को यूनिफॉर्म करना है, फिर अपने सिविल प्रोसीजर को यूनिफॉर्म करना है, फिर हम प्रयास करें कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आएँ। और हाँ, यूनिफॉर्मिटी में क्या परेशानी है, भाई नरेंद्र मोदी साहब की नज़र कुरान शरीफ पर इतनी ईमानदारी से पड़ती है जो मैंने अभी तक का अनुभव देखा है जी, कि वो कुरान शरीफ की आयत जो है वैसे ही उसकी इत्तबा, वैसे ही उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं। तो इस्लाम में तो जब ज़मीन बटेगी तो बेटी को भी मिलेगी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, बेटे को भी मिलेगी। आप जब शुरू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की गुफ्तगू, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको उन कम्युनिटीज से होगा जो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड में बेटी को हिस्सा नहीं देना चाहती। जी, नहीं तो ये पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म है ना। विरोध तो सर हर चीज का होता है ना, विरोध के डर से हम कोई काम नहीं शुरू करेंगे, ये तो नहीं है। तो सर इसका तरीका ये है कि आप समाज को पहले समझाएं, समाज को सुधारें, आप बैल को उतनी स्पीड पे ले आएं कि बैलगाड़ी चल सके। जी,
बैठे हुए बैल पे अगर आप बैलगाड़ी जोत देंगे और आप चाहेंगे कि चले अब दौड़े, तो वो बैल भी मरखना होगा, आपकी गाड़ी भी उल्टेगी। ठीक है अश्विनी जी, आपको मुझे पता व्यस्तता है, इसलिए मैं एक बार आपसे और दरखास्त करता हूं कि आप थोड़ा सा इस पर और ज्ञान दें, जो ख्वाजा साहब ने कहा उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर कैसे चल सकते हैं। ख्वाजा साहब हमारे वरिष्ठ हैं, हमारा उनसे किसी बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, उनका पूरा आदर और सम्मान है और रहेगा जी। मैं तो मतलब देश की बात कर रहा हूँ और मैं इस हिसाब से समझता हूँ कि युवा होने के नाते और आपका छोटा भाई होने के नाते विजय त्रिवेदी साहब जी, कि नोबल कॉन्सेप्ट जो वन हस्बैंड वन वाइफ का है जी, वो इक्वली अप्लाई होगा सारे इंडियंस का। इंडियन और इंडियन में रिलीजन नहीं आएगा, इंडियन और इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून आएगा। एक तक बात होगी। दूसरा, हमारे देश में क्यों नहीं हमारी बहनें भी हैं किसी भी रिलीजन। ख्वाजा साहब ने जो बात कही उसको थोड़ा सा आपसे मैं समझना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो ये शुरुआत थोड़ा कहीं और पहले से करनी है, जो अभी हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर्स वाले जो है उसको भी एक बार यूनिफॉर्म ले आए। उस पर वही मैं कह रहा हूँ, कॉलोनियल माइंडसेट जाना चाहिए जी। कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल एरा में बनाए गए जो कानून है वो जाने चाहिए। आज 1860 में इंडियन पीनल कोड अगर बना तो आज के बाद आज के 100 वर्षों तक कैसी उसकी जरूरत रहेगी, उस पर काम करने की जरूरत। वो तो पहला रिफॉर्म है ही है जी। वो तो लाना ही पड़ेगा कि अंग्रेजों के समय का कानून हटाइए और उसमें सेडिशन जैसे जो चार्जेस तमाम उस समय के फ्रीडम फाइटर्स के वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 377 को सर सेडेशन, दुबे साहब सेडेशन का विरोध मत कीजिए। एक तरफ आपके अजय जी बैठे हैं, एक तरफ विनीत जी बैठे हैं, दोनों को चाहिए वो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर स्टे कर दिया और उसके बाद सारे केसेस खत्म हो गए और उस पर पार्लियामेंट। देखिए बड़े ऑनेस्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि कॉलोनियल बैगेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी कंट्री में इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट मस्ट गो। वो गया। अब हम बात जरा मुद्दे पर कर लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 को डाला ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए गया और इसीलिए उस समय, क्योंकि जब संविधान बन रहा होगा क्या परिस्थितियां रही होंगी, उस पे जाने के बाद संविधान सभा की चर्चा में किस तरह के लोगों ने विरोध किया होगा, कौन से वो लोग रहे होंगे। वो तो सर आपने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एक्ट को देखा होगा, वो हिस्ट्री अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहता 1946 में और 52 में क्या हुआ, लेकिन अल्टीमेटली कोडिफाई हुआ। अल्टीमेटली कोडिफाई हो करके एक बड़े सक्सेसफुली पिछले 7 दशकों से वो इंप्लीमेंट हो रहा है और हर रोज नए रिफॉर्म हो रहे हैं। सोसाइटी जब रिफॉर्म कर रही है तो हम क्यों नहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल टेस्ट पास करने वाला कानून है वो लेके आए, बजाय कि अनकोडिफाइड लॉ जी। तो अनकोडिफाइड लॉ नहीं लेकर आए। लेकिन ये तो आप समझते हैं, आप कानून के विद्वान हैं, कि यदि शंका हो तो पहले उसका निवारण होना चाहिए ना। हम दवा भी देते हैं घर में किसी को, तो वो यदि उसको पसंद नहीं आती तो आप उसको समझाते हैं ना कि भाई इसको ले लो, थोड़ी कड़वी है लेकिन ठीक हो जाओगे। ये तो नहीं है कि गला खोल के जबरदस्ती डाल ही देते हैं। इसीलिए जब ट्रिपल तलाक पर बहस चल रही थी तो ट्रिपल तलाक के साथ और भी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं उसकी बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट में कहा कि बाकी इश्यूज को हम अभी लेफ्ट ओवर करते हैं और रिलीजियस स्कॉलर्स से डिफरेंट फील्ड के जो होंगे उनसे करने के बाद और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट है जो नहीं होनी चाहिए अब हमारे देश में, उस पर डिस्कशन करेंगे। वो इशू पेंडिंग है, पॉइंट 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेम सेक्स मैरिजेस की बात कर रहा है, फिर बात आ रही है वहां पर अनकोडिफाइड लॉज की, फिर बात आ रही है कोडिफाइड लॉज की कि कैसे इसको करें। तो अल्टीमेटली कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पास्ट में किया आज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट भी जो लॉ बनाएगी उस लॉ की कितनी इंप्लीकेशन होगी, क्या इसेंशियल लीगल टेस्ट पास करेगा, कहीं कोई कमी तो नहीं रह जाएगी, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्बिट्री और कॉन्ट्ररी तो नहीं है, वो चेक करने के लिए एक अथॉरिटी तो बैठी है। ठीक है, अगर वो रिलीजियस अपीजमेंट के बेसिस पर आ रहा है, अगर वो किसी की वॉइस को सप्रेस करने के लिए आ रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए आ रहा है कि आपको पोलराइजेशन करना है, तो निश्चित तौर पर इस मस्ट गो। लेकिन अगर वो देश की एकता, अखंडता और एकरूपता और जो भार तमाम हम हजारों कानून लेकर घूम रहे हैं, भरा हुआ है किताब बेयर एक्ट से, उन सबको खत्म करके एक जैसे कानून में लाने की, एक जैसे अधिकार देने की बात है नहीं, तो उसका वेलकम है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, एक देश एक विधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे साथ विद्वत पैनल है, संविधान विशेषज्ञ शम्स ख्वाजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनीत गोयनका साहब हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं। विनीत जी, एक बात समझना चाहता हूँ, कानून की बात तो हम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अजय जी की पार्टी जातीय जनगणना का शोर शुरू करना शुरू किया उन्होंने। अब जातीय जनगणना का जवाब आपके पास क्या हो सकता था? आप उस पर जाना नहीं चाहते तो आपने कहा यूसीसी पर काम किया जाए। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है 1989 पर आ गए हम लोग। जब मंडल की बात हो तो फिर कमंडल उठा लो। नहीं विजय जी, 2-3 बातें मेरे पहले पूर्व के वक्ताओं ने बोला और ये आपका जो सवाल है इसको मिलाकर मैं जवाब देता हूं। जोड़ देंगे। मेरे पूर्व के वक्ता ख्वाजा साहब ने एक चीज कहा कि कुछ कुरीतियां हैं जिसके ऊपर जवाब देना चाहिए। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हिंदू समाज में पहले सती प्रथा का एक कुव्यवस्था थी, उसके बाद बाल विवाह था, पर्दा होता उसका जिक्र किया हमने जी, है ना। तो ये सब के ऊपर जैसे जैसे नियम बने उसके अंदर समाज को समझाया गया। तो पहले उसका विरोध भी हुआ होगा, कोई साथ में भी चला होगा, लेकिन समाज साथ में चलकर आज का आप देखेंगे कि 3-4 जो मेजरमेंट होते हैं। एक होती है व्हाट इज द एज। तो हिंदू समाज में अगर आपने देखा हो तो एज जो है महिलाओं की बढ़ गई है। दूसरा होता है कि गुड डेज नॉट द इल डेज, यानी जो आप बीमार कम रहना और ज्यादा स्वस्थ रहना ये होने लगा। तीसरी बात जो है उसके अंदर कि सुखी रहना, हैप्पी रहना। तो ये समाज में विधि क्यों होता है, लॉज क्यों आते हैं, ताकि जो उसके नागरिक है, उसके जो लोग, उसके अंदर आने वाली जो संख्या है वो अच्छा रहे। तो बाल विवाह का एक्ट आया, पर्दा का आया, बहुपत्नी का आया। अब देखिए जैसे धीरे हटते गया समाज सुधरता गया, समय लगता है। तो ख्वाजा साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक बार नियम बन जाता है, एक बार विधि बन जाती है, तो समाज के अंदर कोई कुरीतियां होती तो हट जाती है। और उस समाज को भी लगता है, मुझे लगता है कि मैंने साथ में चलकर हमारे जो बाकी के जो लोग हैं जिनको ये डिप्राइबल है बाल विवाह से या पर्दा, उनको जिसके ऊपर फोर्स किया जाता है, जिनके ऊपर बहुपत्नी विवाह फोर्स किया जाता है या जिनको तलाक दे दिया जाता है बिना इसके बराबर, उनको उन्हें बचाना चाहिए। उसके लिए अगर समाज में जाके एजुकेशन यानी पढ़ाई कराने की जरूरत होगी तो आपको मुझे साथ में चलना पड़ेगा। एक बात। नंबर 2 बात, विजय जी जो आपका सवाल था कि क्या ये कास्ट सेंसस के खिलाफ है। कास्ट सेंसस एक अलग बात है। उनकी पार्टी जो थी कई दशक तक देश में राज करती थी। मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता ये तो अलग अलग चीज है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका एक अलग डिबेट। आप एक कार्यक्रम करिए, मैं जरूर आऊंगा। सामाजिक न्याय, जो सामाजिक प्रताड़ित लोग हैं उसके ऊपर होना चाहिए। क्या धर्म के अंदर भी अलग अलग धर्म के लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, क्या उसके ऊपर भी चर्चा और बहस हो सकती है। मैं उसका विद्वान नहीं हूं, ना मेरी पढ़ाई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आपके चैनल पे जरूर आऊंगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है कि क्या विधि के सामने समानता होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि न्याय देवता के सामने समानता होनी चाहिए। किसी ने नहीं पूछना चाहिए कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरा धर्म क्या है। जो फायदा, जो प्रोटेक्शन मेरा है, वही फायदा और वही प्रोटेक्शन आपका होना चाहिए। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके कर्तव्य और आपकी जो जवाबदारी है और साथ में जो आपको मिलने वाले अधिकार है वो सब समान होने चाहिए, तभी तो धर्मनिरपेक्ष होगा। नहीं तो जो आर्टिकल 42 का जो अमेंडमेंट आया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 42, जो वो पूरा डिफाई जो हो जाएगा, डिफाई हो जाएगा कि भाई हमने कह तो दिया कि धर्मनिरपेक्ष, लेकिन क्या वो धर्मनिरपेक्ष केवल एक शब्द है क्या, शब्दकोश का। तो उसको पूरा करने के लिए समान नागरिक कायदा आना चाहिए। समझता हूँ कि वो शब्द जो है आपके गले में अटकता है, लेकिन हिम्मत नहीं है उसको हटाने की। ये अलग इशू है, पॉलिटिकल इशू। और आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी कुरीतियाँ थी उनको हमने हटाया कानून बनाकर। वो ये भी आपने अच्छी बात कही, क्योंकि ये आपने अनुभव से सीखा है। आपको यदि याद हो, हिंदू एक्ट जो बने थे उसका तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध किया था और वो उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो खैर अनुभव से भी सीखते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, लाइन अगर आप परमिट करें तो मैं आंसर दूं। कॉम्प्लिसेंसी इज द नेचर ऑफ ए ह्यूमन नेचर। यानी हम जहां रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, उसी में रहने की हमें आदत होती है, कंफर्ट जोन की आदत होती है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, बताना पड़ेगा, बताइए इसमें सब ठीक चले, सब लोग अच्छे से रहें, इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है विजय जी। हम तो चाहते हैं भारत का जो संविधान है वो सबको इक्वलिटी देता है, फ्रेटर्निटी देता है, लिबर्टी देता है, और सब भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की ये देन है। ये किसी ने नहीं दिया है। नहीं, इसको ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि जो आप चाहते थे, डॉक्टर अजय उपाध्याय जैसे लोग जो चाहते थे वो करने की हिम्मत कांग्रेस सरकार नहीं दिखा पाई, तब विनीत जी की पार्टी करिए तो भी क्या अच्छा हो जाए तो अच्छा है। विजय जी, ये अंतर है जी। ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की जो श्रृंखला है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो श्रृंखला है, मुझे लगता है ये भाजपा भी समझती है और भाजपा के लोग भी समझते हैं। लेकिन सिर्फ उनको सियासत करनी है, ध्रुवीकरण से लाभ लेना है,
भ्रम फैलाकर समाज में डर पैदा करना है। और मैं तो ये कहता हूँ जिस नीति पर भाजपा चलती है कि पड़ोसी के एक आंख को फोड़ दो, बेशक उसके कारण आपके दोनों आंख फोड़ जाए, इनको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऐसी ही बात है तो 9 साल से वर्तमान सरकार है, इससे पहले भी भाजपा की 5 साल सरकार रही, 14 साल। क्या 14 साल में सिविल इसके लिए कॉमन सिविल कोड के लिए कौन से ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स पैदा किए गए, कौन से ऐसे विमर्श किए गए, कौन से इनके सांसद जो है लोकसभा में आकर कोई बिल, वैसे प्राइवेट बिल जरूर किसी ने अभी पास डाला है, चुनाव के वक्त ही ये चीजें सब याद आ जाती है। मेरा कहना है कि इस देश में चुनाव तो हमेशा ही चलते हैं, इसमें हिंदू समाज के लोगों की भी बहुत सारी आपत्तियां हैं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जैसे उत्तराधिकार के को लेकर के बहुत सारी चीजें आएंगी जी। मैं कहता हूँ उस पर चर्चा कीजिए। मुस्लिम समाज में 2 पत्नियों क्यों रखते हैं, 3 क्यों रखते हैं, इस पर चर्चा भाजपा को सबसे ज्यादा है और यही इनको सूट कर रहा है। इन्हें नियम, कायदे, कानून और सिविल कॉमन सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं जी। इनको ध्रुवीकरण करके सिर्फ और सिर्फ वोट लेना है, ठीक है। और ये सबको पता है, राजनीतिक हथकंडा मत अपनाइए, इस पर ईमानदारी से बहस कीजिए। चुनाव के वक्त ही आपको याद आता है, आने दीजिए। आपको तो फुल मेजोरिटी थी 5 साल में, जब आप जीत कर आए थे। कॉमन सिविल कोड आपके मैनिफेस्टो में हर बार रहता है, पिछले 40 साल से है जी। क्यों नहीं आप जैसे जीतते हैं चुनाव उस पर बात शुरू करते हैं जी? क्यों नहीं उस पर ईमानदारी से? विधि आयोग का मैं 21वें विधि आयोग ने क्या कहा है, ठीक है, इन्होंने 18 में एक रिपोर्ट दी विधि आयोग ने, उसके बाद उस विधि आयोग की आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 22 में जाकर के वो रिकंस्टिट्यूट हुई है जी। तो खाली पद पड़े रहे। उसने कहा कि भाई अभी इसकी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन चुनाव के वक्त इनको अचानक नींद में सोए रहते हैं, मुद्दे हैं नहीं जी, तब फेल हो चुके हैं, महंगाई, बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, तो इन मुद्दों पर चले जा रहे हैं। मंदिर निर्माण की बात में 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ जी। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये विनीत भाई भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे जी। ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट को जो है विस्टा प्रोजेक्ट, जो प्रधानमंत्री जी का घर बनेगा और पार्लियामेंट बनेगा, वो तो 1.5 साल में कोरोना के टाइम में पूरा हो गया जी। मंदिर, भगवान रामलला का मंदिर बनाने में इनको 4 साल लग गए। चुनाव आएगा तो उस समय उद्घाटन करा देंगे। ये वोट लेना चाहते हैं सिर्फ, इसके अलावा इनको न रामलला से लेना देना है, न भारत के संविधान से लेना देना है, न भारत के लोगों से लेना देना है। इनको सिर्फ अपने चुनावी जीत कैसे होगी और कैसे सत्ता में बने रहे, इससे लेना देना जी। अजय जी, 2 चीजें आपने, एक शब्द आपको बहुत प्रिय है, ध्रुवीकरण। मंदिर वाला मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आपको बनाना था, आप बना लेते, बना तो किया नहीं था विनीत जी ने, दरवाजा आपने खुलवाया था, ताला आपने खुलवाया था, ठीक है, खैर वो इशू अलग है। लेकिन ध्रुवीकरण जो आपका प्रिय शब्द है, वो ध्रुवीकरण मंदिर निर्माण पर हुआ नहीं देश में, माफी चाहता हूँ, ठीक है। फिर 370 को लेकर भी चर्चा हुई कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर 3 तलाक का कानून बना, तब भी आपका मन था कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ये क्यों सोचते हैं? हमारा जो पूरा देश है वो ध्रुवीकरण नहीं, वो बदलाव चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं भाई बदलाव ना हो जाए, ध्रुवीकरण होना चाहिए, ऐसा नहीं है? नहीं, मैं कहता हूं कि राम मंदिर की चर्चा आपने अभी की है और ये चर्चा अब आने वाले समय में आप मीडिया के लिए सबसे फेवरेट हो जाएगा, शायद आपके लिए नहीं हो, आप थोड़ा अलग तरह के पत्रकार हैं, आप विमर्श को पैदा करते हैं, डेमोक्रेसी में जो विमर्श होना चाहिए। बट हर चैनलों पर देखिएगा अगले 2 महीने के बाद, अगले मार्च, जनवरी, फरवरी तक, जब तक चुनाव ना आ जाए, वो एक मुद्दा रहेगा और वो मुद्दा किसको लाभ देगा, किसको हानि देगा, ये डंका पीट कर कहेंगे मैंने बनाया। भाई ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, 30 साल तक जब बनाना था तो 30 साल पहले क्यों नहीं बनाया? अभी बनाने की जब बारी आई, ट्रस्ट को आपने बनाया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर, वो ट्रस्ट भी 4 साल लगा दिया बनाने में, उसमें एक से एक घोटाले हुए, एक से एक उसमें जमीन का उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, पूरा देश देखा। डॉक्टर साहब फिर चर्चा करेंगे राम मंदिर को लेकर जी। विनीत जी आपके पास आता हूँ, लेकिन ख्वाजा साहब से पहले समझना चाहता हूँ सर, ये जो चिंता है अजय जी की ध्रुवीकरण की, क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा संबंध ध्रुवीकरण से है? देखिए, मैं ये अर्ज करूँगा कि आदमी की जब नीयत अच्छी होती है जी तो खुदा की मदद आती है जी। भाई नरेंद्र मोदी साहब ने एक नेक नियति से कुरान शरीफ का माने देखे जी, उसका इंटरप्रिटेशन देखा, सीधे लफ्ज़ में जो हुक्म था कुरान का वो लेकर आगे आए जी। रमज़ान शरीफ का महीना है, मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फरमाए जी, और अल्लाह उन तमाम लोगों को जिन्होंने कुरान के पैगाम की पहरेदारी करी है उनको हिदायत से और उनको मकबूलियत से नवाजे, और भाई नरेंद्र मोदी जो उसमें शामिल हैं उनको खुदा बामुशर्रफ इस्लाम करे, उनको हिदायत दे और उनकी उम्र में बरकत दे। नीयत आदमी की जब अच्छी होती तो अल्लाह की मदद आती है। द राइट प्लेस टू बिगिन विद इज़ नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 370 हटा दिया,
371 भी हटना है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही। ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये गलत कहा गया कि अंग्रेज़ों का कानून है, बिल्कुल नहीं। 1973 की ड्राफ्टिंग है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बहुत बाद का कानून है, इसमें यूनिफॉर्मिटी पहले लानी होगी जी। उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड, इसका हर तीसरा सेक्शन जो है हर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, इसमें यूनिफॉर्मिटी लानी होगी पहले, उसके बाद बारी आएगी। प्रायोरिटी जो है उस हिसाब से ही तो चलते हैं जी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और मुल्क को सबसे ऊपर रखना के माने ये नहीं है कि किसी नेशनलिज्म के सिंबल्स को ऊपर रखना, इंसानियत को, भाईचारे को और इंसान की मोहब्बत की परंपरा को, आपस की यकजहती को सबसे ऊपर रखने की बात होती है। ऐसा नहीं लगता आपको कि सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है ही इंसानियत का मसला? जी बिल्कुल है, आप उसको इंसानियत के तौर से लेकर आइए जी। अगर आप हिरन को, जो अभी नहीं आपसे वाकिफ हुआ आपकी नीयत से, आप चारा भी देना चाहेंगे तो आपसे भागेगा जी। आप उसको पहले हिलाइए। लेकिन आपको नीयत पर शक है या कानून पर शक है? देखिए, मुझे कानून पे शक नहीं है, मुझे इस दफ़ा जो लोग कर रहे हैं काम, उनकी जल्दबाजी और उनकी रॉन्ग प्रायोरिटीज पे। फर्स्ट यू हैव टू हार्मोनाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, मेक इट यूनिफॉर्म। इट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर इंडिया टुडे। Yes. Then you have to harmonize the criminal procedure. Criminal law is far more important than civil law. जी। That is varying from state to state in India. Right. उसके बाद you have to harmonize civil procedure code. ठीक। Every third section is different for a different Indian state, whereas it's all one nation. जी। Then only can you talk of subset of a civil law, which is called the personal law. विनीत जी, डॉक्टर साहब ने भी कहा, ख्वाजा साहब ने भी कहा कि नीयत का सवाल है, कानून को लेकर कोई परेशान नहीं है, लेकिन नीयत, और नीयत तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना सर, आप जानते हैं। नहीं, मैं दोनों विद्वानों को नमस्कार करता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये दोनों विद्वान नहीं है जी। मेरी प्रायोरिटी जो है वो माँ है जिसका नाम सलमा है, उम्र 75 साल है, घर में टॉयलेट नहीं है, तो सोच करने के लिए बाहर जाती है। आज तक ना ही डॉक्टर अजय जी ने, ना ही ख्वाजा साहब ने उसके बारे में सोचा। मोदी जी आते हैं, एक शौचालय उनके लिए बनाते हैं, पूछते नहीं है कि माँ तेरा धर्म क्या है, जाति क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी भाषा क्या है, तेरे क्लास क्या है, उसको बनाती है, उसकी जो इज्जत है वो बचती है। जब माँ शौचालय से लौटती है, सच शौचालय कार्यक्रम चलता था मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह सरकार में, मुझे ठीक से याद नहीं, अजय जी बता देंगे। वैसे कार्यक्रम तो क्या पे कई सारे चले, अगस्टा वेस्टलैंड के भी चले, लेकिन शौचालय जो है 8 करोड़ जो है मोदी जी ने दिए, और देते समय नहीं पूछा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मानना चाहते कि नहीं मानना चाहते, नहीं पूछा। दूसरा बात है, जब वो लौट के घर आती है तो गैस चलाने के लिए जो चूल्हा चाहिए उसका जब बंटवारा हुआ तो 8 करोड़ जब बांटे गए तो बांटते समय भी नहीं पूछा कि भाई आपको ख्वाजा साहब की बात से आप सहमत हैं, अजय साहब की सहमत है। प्रभु इस पर अभी देखे, इस पर चर्चा नहीं, मैं इसलिए प्रभु आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मैं 75 साल में देखा कि सरकार, कोई भी सरकार रही हो, जो नॉन मेजोरिटी गवर्नमेंट भी रही, वो भी ऐसे ही काम किया है। किसी ने नहीं पूछा सलमा और सरला का नाम किसी योजना में, आपसे कभी पूछा गया? मैं आपको आज पहली बार आपको दुरुस्त करूंगा, मनमोहन सिंह साहब ने बोला, मनमोहन सिंह जी ने दूसरी बात बोली, पहला अधिकार केवल मुसलमानों को है। हाँ, लेकिन एक योजना मुझे बता दीजिए मनमोहन सिंह सरकार की जो सरला और सलमा में भेद करती हो। तो सरकारों की योजनाओं की बात नहीं कर रहा है वो, अब ये पॉलिटिकल बहस वहां पर चलती है। कर्नाटक आप जाएंगे तब बोलिएगा। मेरी बात पूरी करता हूँ आपकी अनुमति से। तो ये जो फर्क है यूसीसी का, अभी मैं 3 अब्दुल की बात करता हूँ साहब। 2 अब्दुल मेरे लिए भगवान से बड़े हैं। मैं 2 अब्दुलों की बात करूंगा जो भगवान को हमने आपके सामने किया। अब्दुल हमीद जब छाती पे गोली खाता है तो हमारे यहाँ पे अभी छाती जो है फूल जाती है। हमारे यहाँ पे जो भगवान का जो दर्जा है वो उनको मिलता है अब्दुल हमीद। हमने नहीं पूछा कि आप करें। दूसरा, अब्दुल कलाम साहब को जब राष्ट्रपति बनाते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी बनाती है। हाँ, हमको तीसरे अब्दुल से प्रॉब्लम है जो बेगानी शादी में दीवाना बनता है, उसको गरीबी का अनुभव नहीं, उस माँ का दुख उनको पता नहीं वो कैसे रहती है, लेकिन उनके बारे में एयर कंडीशन रूम में बैठकर हिदायत के बारे में बात करेंगे। जरा कभी एक बार उस माँ को भी मिल लीजिए जिसको बाथरूम करने के लिए रास्ते पे जाना पड़ता था। इस माँ के भी बारे में सोच लीजिए जिसको बूढ़ा पति ने ना उसको डिवोर्स दिया था। उस माँ के बारे में भी सोचिए कि जिसके बेटे ने उसको त्याग दिया है। थोड़ा सा दर्द उसका सहन करेंगे तो ख्वाजा साहब और अजय साहब मेरी जैसे बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कल आना चाहिए, और कल आप ही के चैनल पे लोग आके मेरी तरफ से बात करेंगे। मैं आप तीनों को नमस्कार करता हूँ सर। अजय जी, टाइम तो नहीं है, लेकिन कोई एक छोटा कमेंट आप करना चाहते हैं? नहीं है, भ्रम फैलाना मैंने कहा ना कि इनकी नियत में है। मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या बोला
पिछली सरकारों में वाजपेयी जी को भी लपेट लिया। दिक्कत तो है कि लपेटते लपेटते इतना दार्शनिक अंदाज में दिलीप जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वो दार्शनिक अंदाज वास्तविकता के धरातल पर उतरना चाहिए। बेरोजगार मानता है तो उससे तरफ है जी, उस महिला का पीड़ा भी देखिए एक बार भी। ठीक है, पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे, मैं चैनल के ऊपर हूं इसलिए नहीं, व्यक्तिगत जी जी। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो भी काम करें, बहस करें, प्रयास करें, वो अपनी जगह रहा। सरकार को सबसे पहले एग्रीकल्चरल लैंड पे हिंदू मुसलमान हर शख्स की बेटी को हिस्सा देना चाहिए। चलिए, बहुत एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट बी आल्सो इनहेरिटेड। ये भी पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा, लेकिन ये पहले होना चाहिए, ये भी ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपका, अश्विनी दुबे साहब, डॉक्टर अजय उपाध्याय, गोयनका साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या एक देश एक कानून होना चाहिए। इस पर 68% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 32% लोग इसके पक्ष में नहीं है। आपने हमारे विद्वानों की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। आज का शब्द है इक्वलिटी, यानी समानता। कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा पासवर्ड है जिसे डालते ही शादी, तलाक, जायदाद, बच्चों को गोद लेना सभी के लिए एक कानून हो जाएगा। दरअसल आज अपने देश में हर किसी कौम के लिए अपने अपने कानून हैं, हर किसी कौम के अपने अपने तरीके हैं, जिसे हम अपनी पर्सनल लाइफ का अहम हिस्सा मानते हैं, और उसमें टोका टाकी या रोका राकी होने पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक कंफर्टेबल फील करे, उसके लिए थोड़ा और विचार करने की ज़रूरत है। मौजूदा समय में देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इंस्टेंट एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं प्रभु। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।